तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 218 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल जा रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लड़की होती है हमारी हानिल। हानिल चलते चलते अपने मन में सोच रही होती है, मेरी स्टॉकिंग में हल्का सा छेद हो रखा है, आखिर ये कब हुआ। और यार, स्टॉकिंग वो होती है जिसको लड़कियां अपने पैरों पे पहनती हैं, मतलब पूरा ऊपर तक। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हानिल होती है उसके पीछे से एक बंदा आता है। ये हानिल के सामने अपने हाथ फैलाता है और कहता है, क्या तुम मेरे हाथ में थूक सकती हो? देखो, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़े पैसे देना चाहता हूँ। मेरे हाथ में जो ये बोतल है, अगर तुम इसमें थोड़ा सा थूक दोगी तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। अरे क्या जो ये तुम्हारी स्टॉकिंग्स है, क्या तुम इनको फेंकने वाली हो कि क्या तुम इनको मुझे देना चाहोगी? और हानिल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये इंसान कौन है? मुझे सच में इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और जो हानिल होती है इस बंदे से डर के यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये जो बंदा होता है पूरी तरह से पागल होता है। ये बंदा कहता है, मैं तुम्हें $100 और दे सकता हूँ अगर तुम इस बोतल को अपने पानी से भर दो। लेकिन क्योंकि हानिल यहाँ से चले जाती है तो ये बंदा खुद से कहता है, शिट यार, मैं इसको पसंद करता हूँ, मुझे लगता है मुझे इसको और अच्छा ऑफर देना चाहिए था। लेकिन तभी जो हमारा लोगन ली होता है वो यहाँ पे आता है और इस बंदे को कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम्हें थूक चाहिए? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मेरे पास बहुत सारा है। इसके बाद लोगन ली इस बंदे को अच्छी तरह से मारता है और ये बंदा अभी जमीन में गिरा होता है। लोगन ली इस बंदे को कहता है, तू चाहे तो पुलिस को कॉल कर सकता है, उनको बताइयो तू लड़कियों का थूक मांग रहा था और तुझे एक हाई स्कूल के बच्चे ने मारा है। जा हरामखोर, जा कॉल कर दे पुलिस को। और वैसे तो कितने पैसे दे रहा था थूक के? इसके बाद ये आदमी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मतलब क्या, ये जो आदमी होता है ना, मतलब पूरी तरह से पागल होता है, मतलब ठरक का इसने एक लेवल ही पार कर दिया होता है, मतलब ये हाई लेवल में होता है एकदम ठरक के। और जो लोगन ली होता है अभी वो हानिल को जाता हुआ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इस दुनिया में बहुत सारे ठरकी लोग होंगे जो हानिल के पीछे पड़े होंगे। इसके बाद जो हानिल होती है जब वो क्लास में आती है तो अपने फ्रेंड्स को ये बात बताती है कि एक बंदा उसका थूक मांग रहा था और उसको थूक के बदले पैसे दे रहा था। अभी सबके सब हैरान होते हैं और डैनियल कहता है कि क्या वो इंसान तुम्हारा थूक खरीद रहा था? हानिल कहती है, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। जैक कहता है, पागलों जैसी बातें करना बंद करो, आखिर तुम्हारा थूक कौन खरीदना चाहेगा? हानिल कहती है, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही थूक दूंगी मैं। इसके बाद जैक हैरान होकर कहता है कि क्या सिर्फ थूक के वो बंदा $100 दे रहा था? अगर ऐसी बात है तो मैं अपना थूक दे सकता हूँ। इसके बाद हानिल कहती है, मुझे यकीन है उसे लड़कों का थूक नहीं चाहिए होगा। इसके बाद जो हमारे डिटेक्टिव जेस होते हैं वो इन लोगों को बताते हैं, जो लोग इस तरह की चीजें खरीदते हैं वो एक नंबर के ठरकी होते हैं जिनको लड़कियों की बॉडी की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उन हरामियों के लिए तो ये चीजें किसी खजाने की तरह होती है और दुनिया में जिस चीज को खरीदने के लिए कोई तैयार होता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो बिकता है। ये ठरकी लोग ऐसी चीजों को खरीदने के लिए पागल हुए पड़े रहते हैं। इसके बाद हानिल कहती है, ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मीरा कहती है, आखिर पुलिस इस बारे में कुछ क्यों नहीं करती? इसके बाद जेस बताता है, ऐसी चीजों को लोग सोशल मीडिया के थ्रू खरीदते हैं और इस वजह से इन लोगों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो ऐप हम लोग यूज करते हैं क्रैगलिस्ट, वहाँ पे भी इस चीज के ऐड देखने को हमें मिल जाते हैं। क्या तुमने क्रैगलिस्ट में ऐसी पोस्ट पहले कभी नहीं देखी? मतलब कि जो ठरकी लोग होते हैं वो ऐसी पोस्ट करते रहते हैं कि हमें स्टॉकिंग्स खरीदनी है, थूक खरीदना है, सॉक्स खरीदना है, मतलब पता नहीं कैसे कैसे पागल भरे होते हैं दुनिया में। इसके बाद मीरा कहती है, हाँ एक बारी मुझे भी एक मैसेज आया था, एक बंदा मेरी स्टॉकिंग्स खरीदना चाहता था। इसके बाद हानिल कहती है, हाँ एक आदमी मेरा डॉल्फिन वाला शॉट भी मांग रहा था मुझसे। लेकिन तभी यहाँ पे मैरी किम आती है और जेस का कान खींचते हुए कहती है, मैंने तो ऐसे अजीब लोगों को भी देखा है, जो मैं सिगरेट पी के फेंक देती हूँ वो उसको भी उठा लेते हैं। इसके बाद मीरा लोग कहते हैं, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इसके बाद मैरी कहती है, मैं तो यहाँ पे जेस के कान छूने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी जेस मैरी से अपना कान छुड़वाता है और मैरी कहती है, वैसे जेस तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता है? क्या तुम भी लड़कियों की स्टॉकिंग्स कलेक्ट करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी स्टॉकिंग्स दे दूं? लेकिन तभी जेस कहता है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि मुझे लगता है हॉस्टल गैंग इसी तरह से पैसे कमाती है। मैंने इस बारे में बस इसलिए पता करा क्योंकि वास्को ने कहा था कि उसको 4 गैंग का सफाया करना है। जेस डैनियल को कहता है, डैनियल तुम भी इस बात का ध्यान रखना, हॉस्टल गैंग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और हमें बस उनके बारे में अभी इतना ही पता है। और एक और बात जो पक्के तौर पे हमें उनके बारे में पता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के अपराध करते हैं, जैसा कि गॉड डॉग और बिग डील भी नहीं करते। हॉस्टल गैंग ऐसी नहीं है जिनसे अब तक हमारा सामना हुआ है। जो हॉस्टल गैंग है वो बहुत ही ज्यादा बेकार और ग्रीवी गैंग है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपराधी हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, डिटेक्टिव जेस मुझे इस बारे में बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जेस ने कहा कि वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस गैंग का लीडर भी जेक किम और गॉड डॉग के जोहान की तरह ही एक बहुत ही खतरनाक बंदा होगा। लेकिन तभी इनके पीछे से हरामी लड़की जैस्मिन आती है और कहती है, सच में सुंदर होना भी पाप है, एक दिन में कम से कम 6 लड़के तो मेरा मोबाइल नंबर मांग ही लेते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड एक मॉडल है और सबसे पहले उसी ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा था। और अगल बगल के स्टूडेंट अपने मन में बोलते हैं, ये दोबारा से शुरू हो गई। इसके बाद जैक कहता है, तो इस बारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक मॉडल है, तुम उसको च्वांगडैंग के आसपास मिली थी क्या? इसके बाद जैस्मिन कहती है,
नहीं, मैं उससे के हाउस हानमा डोंग के सामने मिली थी। मीरा कहती है, क्या सच में? तुम्हें बधाई हो जैस्मिन। तभी जैक कहता है, मीरा तुम्हें सच में क्या इसके ऊपर यकीन है? ये वास्को को बस स्कूल से निकलवाने ही वाली थी अपने झूठ की वजह से। इसके बाद मीरा कहती है, जैक क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो एक भेड़िए की तरह रोता है? जैक कहता है कि क्या? मीरा कहती है, मुझे लगता है ये लड़की अभी सच बोल रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है क्योंकि ये बार बार झूठ बोलती है। जैस्मिन कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे हमेशा कहता रहता है कि उसको मेरे साथ रहना है। वो इस बात से बहुत ज्यादा डरता है कि कहीं मैं स्कूल में किसी और लड़के से बात ना करूं। तुम्हें लोगों के बारे में अपनी राय इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए। वो तो अब भी मुझसे मैसेज में पूछ रहा है कि मैं अभी किसके साथ हूँ। हे मीरा, आओ चलो हम साथ में एक सेल्फी क्लिक करते हैं। और मीरा भी इस हरामखोर के साथ एक सेल्फी क्लिक करवा लेती है। और ये लड़की इतनी ज्यादा हरामी होती है कि मीरा की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर देती है और उसके नीचे लिख देती है, मतलब कि ऊपर लिख देती है कि मैं अपनी स्टॉकिंग्स बेच रही हूँ। ये पागल लड़की अभी अंधेरे से कमरे में बैठी होती है और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होती है। और जैसे ये पागल लड़की बस ये पोस्ट करती है, तभी इस पागल लड़की के पास बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं। ठरकी लड़के मीरा की स्टॉकिंग खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पागल हो जा रहे होते हैं और ये लड़की अपने आप से कहती है, ये सारे के सारे ठरकी लोग मुझे मैसेज करे जा रहे हैं, अभी तो मैंने इनको स्टॉकिंग्स दिखाई भी नहीं है। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से तो ये बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये अपनी हवस को शांत करना चाहते हैं बस। इस लड़की को एक लड़का मैसेज में लिखता है कि मैं तुमसे स्टॉकिंग्स मिलके खरीदूंगा, लेकिन ये लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो मत खरीदो। और जैसे ये लड़की ये बात कहती है, वो लड़का लाइन में आ जाता है और कहता है, अरे नहीं मैं खरीदूंगा, प्लीज मुझे दे दो। और अभी हम देखते हैं इस लड़की के कमरे में बहुत सारे सॉक्स, स्टॉकिंग्स और कपड़े पड़े हुए होते हैं जो ये कुछ हैवानों को बेचती है और उनसे पैसे कमाती है। अब ये लड़की अपने मन में बोल रही होती है, मैंने सुना ये सारे काम हॉस्टल गैंग करती है, आखिर ये हॉस्टल गैंग है क्या? क्या ये कुछ लड़कियों की गैंग है जो मेरी ही तरह है? मुझे लगता है मुझे कुछ और सॉक्स खरीद लेने चाहिए। और ये बेवकूफ ठरकी लोग सिगरेट के टुकड़े क्यों खरीदते हैं? ऐसा नहीं है कि अगर लड़कियां सिगरेट को छुएंगी तो वो सोना बन जाएंगी, लड़कियां कोई जादूगर नहीं होती। और अभी ये लड़की अपने होठों में लिपस्टिक लगा के 4 सिगरेट साथ में पी रही होती है, क्योंकि इन सिगरेट को वो दोबारा से किसी ठरकी को बेचेगी। ये पागल अपने मन में कहती है, आखिर ये सिगरेट का क्या करते होंगे जिसपे लिपस्टिक लगी होती है? ये सिगरेट काफी गंदी होती है और किसको फर्क पड़ता है, जो मैं स्टॉकिंग बेचूंगी वो मीरा की है या मेरी है, सबकी सब एक जैसी तो होती है। लेकिन तभी जैस्मिन के रूम में जैस्मिन के फादर आते हैं और कहते हैं, हे जैस्मिन बेटा, कि क्या तुम दोबारा से अपने कमरे में सिगरेट पी रही हो? जैस्मिन कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, आप मेरे कमरे में मत आया करो और दरवाजे को खटखटाना सीखो। मैंने दरवाजे को लॉक भी करा था, आप अंदर क्यों आ रहे हो? और ये अभी अपने मन में बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोच रही होती है, मुझे इनसे बहुत ज्यादा नफरत है और ये खुद को एक बाप कहते हैं, मैं पहले ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ और ये यहाँ पे आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। और जो जैस्मिन के फादर होते हैं बेचारे, वो कहते हैं सॉरी डियर और यहाँ से चले जाते हैं। और यार अभी एक ठरकी होता है जो मीरा की फोटो में कमेंट कर रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा होता है जैस्मिन को, क्योंकि इस बंदे को लग रहा होता है कि ये लड़की सच में मीरा ही है। वैसे तो ये बंदा मीरा की स्टॉकिंग्स के लिए $1000 दे रहा होता है और साथ ही साथ में ये कहता है कि अगर तुम मुझसे आके मिलोगी तो मैं तुम्हें $1000 और दे दूंगा। लेकिन जैस्मिन इससे मिलने नहीं जा सकती क्योंकि इस आदमी को पता चल जाएगा कि ये जैस्मिन झूठ बोल रही है। और मीरा ने तो ये फोटो कभी खुद अपलोड करी ही नहीं। जैस्मिन इस बंदे को मैसेज में लिखती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे वैसे खरीदते रहते हो सामान, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आके नहीं मिल सकती। लेकिन ये जो ठरकी होता है वो जैस्मिन को कहता है कि वो $1000 उसे एक्स्ट्रा देगा और $1000 कम नहीं होते। और जैस्मिन ये सोचने लगती है अपने मन में, जैस्मिन अपना ये ग्राहक खोना नहीं चाहती होती और वो सोच रही होती है कि अगर ये इस बार इसका कहना मान ले तो ये इसका और ज्यादा पक्का ग्राहक बन जाएगा। जैस्मिन हरामखोर बस अभी अपने मन में सोच ही रही होती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है और कैसे इस आदमी की भी बात वो मान के पकड़ी भी ना जाए। तो इसके बाद जो जैस्मिन होती है वो मीरा को अपने साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए ले जाती है और मीरा भी मान जाती है। अभी मीरा और जैस्मिन बाहर आ चुके होते हैं और जो मीरा होती है अभी एक बेंच में बैठी होती है और जैस्मिन उस आदमी से मिलने चले जाती है जिसको वो सामान बेच रही होती है। और ये चश्मे वाला आदमी वही होता है जो हानिल के पीछे पड़ा था। अभी ये आदमी दूर से मीरा को देख के कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, मीरा 100 गुना ज्यादा सुंदर है जब मैं उसे अपने सामने देख रहा हूँ, लेकिन मीरा वहाँ पे क्यों बैठी है? उसने यहाँ पे अपने दोस्त को क्यों भेजा है? वो खुद क्यों नहीं आई? जैस्मिन ने अभी अपने मुंह पे मास्क पहना होता है और कहती है, मुझे मीरा ने ही ऐसा करने के लिए कहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीली है। उसने कहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीली है इसलिए वो तुमसे सामने सामने नहीं मिल सकती। इसके बाद जैस्मिन इस आदमी को एक पन्नी देती है जिसके अंदर स्टॉकिंग्स रखी होती है और एक बॉटल होती है जिसमें इसने खुद ही थूक थूक के उसको भरा हुआ होता है। यार सच में ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो खैर वापस आते हैं स्टोरी में। जो जैस्मिन होती है उसने पन्नी में ये सब कुछ इसलिए रखा होता है ताकि जो मीरा की बॉडी की स्मेल है वो उसकी स्टॉकिंग से ना जाए और ये बाद में जैस्मिन से और ज्यादा सामान खरीदे, ऐसी फालतू की चीजें। और भाई लोग मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है ऐसे काम भी सच में होते होंगे। ये आदमी खुश होकर जैस्मिन को कहता है, मैं तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा, लेकिन सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन क्या एक बार भी मैं उसको हाय भी नहीं बोल सकता दूर से? और अब ये आदमी दूर से हाथ हिला के मीरा को हाय बोल रहा होता है और हम देखते हैं मीरा भी अपना हाथ हिला के हाय बोल रही होती है, लेकिन इसको नहीं, इसके पीछे जैक खड़ा होता है उसको। ये आदमी खुश होकर अपने मन में कहता है, वो मुझे हाय कह रही है, देखो मैंने तुम्हारी स्टॉकिंग खरीद ली है, मैं इसको ढंग से संभाल के रखूंगा। लेकिन तभी जैक इस आदमी की तरफ हैरानी से देखता है और अपने मन में सोचता है ये क्यों मीरा को हाय कह रहा है। लेकिन जैक अभी के लिए इस बंदे को इग्नोर मार देता है और जो जैस्मिन होती है अपने मन में सोच रही होती है
क्या जैक ली? आखिर ये यहाँ पे क्यों है? चलो अच्छा हुआ मेरे मास्क की वजह से इसने मुझे नहीं पहचाना। इसके बाद जैक मीरा के पास जाता है और कहता है, हे मीरा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? इसके बाद मीरा कहती है, हाँ जैक, मैं यहाँ पे जैस्मिन के साथ कपड़े लेने आई हूँ। जैस्मिन बस 2 मिनट में आती ही होगी। जैक कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इसके बाद मीरा कहती है, लगता है जैस्मिन को थोड़ी सी लेट हो जाएगी, तो इसलिए अभी तुम चले जाओ। और जैस्मिन अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये जैक हरामी हमेशा मीरा के आसपास क्यों घूमता रहता है। लेकिन तभी जो ये पागल बंदा होता है जैस्मिन को कहता है, हे लड़की, कहीं तुम मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रही हो ना? मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश भी मत करना, मैं सारे कानून अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके बाद जैस्मिन कहती है, अरे तुम ऐसा उस लड़के की वजह से कह रहे हो? वो लड़का हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद ये आदमी कहता है, लगता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी कि हम यहाँ पे मिले हैं। अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। और जैस्मिन अपने मन में सोच रही होती है, चलो शुक्र है ये यहाँ से चला गया, अब मैं भी मीरा के पास चलती हूँ। खैर अब मुझे मीरा की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया। अब मैं मीरा के साथ बस थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग करूंगी जैसे सच में मैं उसके साथ कपड़े ले रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल लूंगी। और जैसे ही जैस्मिन मीरा के पास आती है, हमारी मीरा कहती है, हे जैस्मिन, तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे जैक दिखा। तो इसके बाद जो जैस्मिन और मीरा अभी जब घर आ रहे होते हैं तो जैस्मिन कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मीरा कहती है, अरे नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है कि तुम बीमार हो। मतलब ये जो जैस्मिन हरामी होती है ये इतनी बड़ी हरामी होती है कि इसको खुद नहीं पता होता कि इसने कितने सारे झूठ बोले हैं। यहाँ तक कि इसने इतने सारे झूठ बोले होंगे कि पाक टेजुन भी ये सारे के सारे झूठ मानवा में नहीं लिख पाए होंगे। इसके बाद मीरा कहती है, बाय, जब तुम घर पहुंच जाओगी तो मुझे मैसेज करना। इसके बाद जैस्मिन कहती है, हाँ ठीक है, बाय। और जैसे ही मीरा यहाँ से जाती है, जैस्मिन अपने मन में कहती है, मुझे तो लगा था मैं इंतजार कर करके जम जाऊंगी। और जैस्मिन अपनी पहनी हुई स्टॉकिंग निकालती है और अपने मन में कहती है, अब इस वाली स्टॉकिंग को मैं अगले हफ्ते बेचूंगी। मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से उस बेवकूफ से मुझे $1000 और मिल गए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो आदमी होता है जिसको जैस्मिन ने ये सब कुछ बेचा होता है, तभी जैस्मिन के पीछे आ जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये आदमी जैस्मिन का मुंह पकड़ता है और कहता है, इस बोतल में जो थूक है ये भी तुम्हारा ही है, इसको वापस लो। और इस बोतल को जैस्मिन के मुंह पे डाल रहा होता है। ये आदमी कहता है, तू कुतिया कहेगी, क्या तुझे लगता है तू मेरा बेवकूफ बना देगी? क्या मैं तुझे कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? लेकिन तभी इस आदमी के पीछे से आता है हमारा जैक ली। जैक कहता है, मुझे पता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैंने वहाँ मॉल पे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मीरा को डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं शुरुआत से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ। तुम साले हरामखोरों, तुम्हें लगता है मीरा कोई मजाक है? तो अभी जैक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जैस्मिन और इस आदमी की दोनों की साथ में तोड़ने। तो अभी जो जैक होता है उसने इस बंदे का भी मुंह पकड़ा हुआ होता है और ये बंदा कहता है, मैं एक वकील हूँ। इसके बाद जैक कहता है, तो क्या हुआ अगर तू एक वकील है? तूने अपना एक गंदा मुंह मीरा का नाम लेने के लिए इस्तेमाल करा है, और अगर तू एक वकील है तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? जा पुलिस के पास जा और पुलिस को बता तो एक हाई स्कूल की लड़की की स्टॉकिंग्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, और तुम जैस्मिन, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। इसके बाद जैस्मिन दोबारा से झूठ बोलना स्टार्ट करती है। जैस्मिन कहती है, जैक तुम गलत समझ रहे हो, इस आदमी ने मुझे डरा धमका के ये करवाया है। इसके बाद जैक कहता है, मीरा ने मुझे कहा था कि हमें किसी भी इंसान के बारे में पहले ही कोई राय नहीं बनानी चाहिए, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम एक बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की हो, मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आ गई, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ तुम। और जैक को जैस्मिन को देख के हमारे जीहो की याद आई होती है, क्योंकि जीहो भी ऐसे ही लफड़ों में फंसता रहता है, इसलिए जैक को जैस्मिन के ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैस्मिन के फादर होते हैं वो जे हाई स्कूल में आ जाते हैं। जैस्मिन के फादर की आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और उन्होंने हमारी मीरा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो रोते हुए बोल रहे होते हैं, बेटा मैंने सुना कि जैस्मिन की आखिरी बार बात तुमसे हुई थी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? जैस्मिन बहुत दिनों से घर नहीं आई है, वो पता नहीं कहाँ पे है। इसके बाद मीरा कहती है, सॉरी कुछ दिनों से तो जैस्मिन मुझे भी नहीं मिली है। जैस्मिन के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है बेटा कि उसने तुम्हें कॉल नहीं करा है? इसके बाद हमारी मीरा कहती है, हाँ उसने मुझे नहीं करा कॉल। और क्लास के स्टूडेंट अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। ये जैस्मिन के फादर हैं, ये बोल रहे हैं कि जैस्मिन घर से भाग गई है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मीरा वो लास्ट इंसान थी जिससे वो मिली थी, लेकिन आखिर जैस्मिन अपने घर से भागी ही क्यों? और जो हमारा जैक होता है वो भी अभी हेड डाउन करके लेटा हुआ होता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें वो भी सुन रहा होता है। जैक अपने मन में बोलता है, क्या मैंने जो जैस्मिन को बोला था ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है? आखिर मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? वैसे भी इसमें सब कुछ सारी की सारी गलती जैस्मिन की ही है। इसके बाद हम देखते हैं क्लास के दूसरे कोने में जो हमारा युंडो और उसके साथ के छपरी लोग होते हैं वो अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। युंडो कहता है,
ओ भाई यार जरा इसको देखो, इस लड़की की थाइस कितनी कमाल की है। हानिल के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मीरा की फोटोज भी यहाँ पे हैं। मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैं तो सोचता था मीरा बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़की है। चलो मीरा को उसकी इस फोटो से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। और जो हमारा जैक ली होता है, इन छपरियों के मुंह से मीरा नाम सुन लेता है और वो यहाँ पे आ जाता है। जैक देखता है जो फोन ये लोग देख रहे होते हैं उसमें मीरा की एक फोटो होती है और मीरा का एक फेक अकाउंट होता है जिसमें मीरा की जो फोटो होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आई एम लोनली टुडे प्लीज बाय माई पैंटीज। ऑफ कोर्स ये एक झूठी पोस्ट होती है, मीरा ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी होती है। और जो लोग मीरा को नहीं जानते उनको सच में ये पोस्ट देख के ऐसा लगेगा कि ये लड़की सच में अपने अंदर के कपड़े बेच रही है। तो अभी जो हमारा जैक होता है वो युंडो से उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद जो युंडो होता है वो कहता है, जैक ये जरूर एक फेक पोस्ट है, ये हमने अपलोड नहीं करी है। पता नहीं कौन लोग इंटरनेट में स्टॉकिंग्स और थूक बेच रहे हैं लड़कियों का। ये सारी की सारी पोस्ट ट्विटर और टम्बलर जैसे एप्स में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। मुझे लगता है ये कोई एक ही इंसान कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मीरा की ही पोस्ट नहीं है, ये यहाँ पे हानिल, जॉय और मैरी किम की भी पोस्ट है। जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो इन फोटोज की मदद से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। खैर बाकियों की तो जैक को चिंता नहीं होती, लेकिन मीरा की ये पोस्ट देख के जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा चला जाता है पुलिस स्टेशन। जैक के साथ अभी यहाँ पे जे, विंजिन और डैनियल और उनकी क्लास की लड़कियां भी आई होती हैं। और जब जैक पुलिस वाले को ये सारी की सारी बात बताता है कि इंटरनेट में ये सब कुछ हो रहा है, तो पुलिस वाले का कोई खास रिस्पॉन्स जैक को नहीं मिलता। इसके बाद जैक कहता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि लड़कियों की स्टॉकिंग्स बेचना गैर कानूनी नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, अगर ये कोई खतरनाक आइटम होता जैसे गन वगैरह तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कोई ऐसा आइटम नहीं है, इसलिए हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते अभी। और भले ही इंटरनेट में जितनी भी ये पोस्ट है ये सारी की सारी फेक पोस्ट है, फिर भी हम उनका अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऐप है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है वो इस कंट्री का नहीं है। अभी के लिए तो बस हम इन अकाउंट्स को सस्पेंड करवा सकते हैं, ये सारे के सारे फेक अकाउंट है। देखो बच्चे, इन चीजों से हम भी बहुत ज्यादा परेशान है। इन चीजों का जो भी लड़कियां शिकार हुई हैं वो बेचारी डर के मारे कांप रही हैं। और जो भी हानिल होती है वो भी पुलिस स्टेशन में रो रही होती है। लेकिन जो मैरी किम होती है वो लड़कियों में एक ओपी लड़की होती है। मैरी किम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसकी किसी ने फोटो अपलोड करी है। मैरी किम कहती है, इस फोटो में मेरी थाइस काफी ज्यादा मोटी है, मेरी थाइस इतनी ज्यादा मोटी नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मतलब कि यहाँ पे सारी लड़कियों को अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है और जो मैरी किम होती है उसको उसकी थाइस की चिंता होती है कि फोटो में उसकी थाइस का साइज गलत है। इसके बाद विंजिन कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कांप रही है डर के मारे। इसके बाद मैरी कहती है, ये लोग मेरी फोटो को एडिट करके बहुत ज्यादा अश्लील बना रहे हैं, जैसे कि सच में मैंने ये फोटोज क्लिक करी होंगी, ये तो गैर कानूनी है ना। इसके बाद विंजिन कहता है, हे मैरी, हमारे स्कूल का जो पुराना सॉन्ग था, चलो साथ में मिलकर उसको गाते हैं। इसके बाद जो मैरी होती है वो भी थोड़ा सा बोलती है। मैरी कहती है, इन लोगों का अकाउंट सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, इन्होंने मेरी फोटोज तो पूरे इंटरनेट में फैला ही दी है। इसके बाद विंजिन कहता है, अरे मान भी जाओ मैरी, ये फोटोज तुमने खुद बेची है उन्हें। और साथ ही साथ में अभी जो मैरी किम होती है उसके फोन में बहुत सारी मिस कॉल्स और मैसेज आए होते हैं उसे, और वो भी अननोन नंबर से, और ये सारे के सारे लोग ठरकी होते हैं। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है, अरे मैरी चलो भी, इनको अपनी स्टॉकिंग्स बेच दो, इनसे चल के मिलते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो पुलिस वाले को कहता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि हम सब यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते है ना। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद जैक और डैनियल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम उन लोगों को खुद ही पकड़ लेंगे। और विंजिन कहता है, नहीं मैं तो नहीं पकड़ूंगा, तुम जाके पकड़ लो उनको। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को, डैनियल, जेस, विंजिन और मैरी किम ये एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर बैठे हुए होते हैं और इनके सामने वो सारा सामान रखा हुआ होता है जो लड़कियों के नाम पे इंटरनेट में बिक रहा होता है। और ये सब कुछ खरीदा होता है हमारे जेस ने। जेस कहता है, लड़कियों की स्टॉकिंग्स और थूक ये सारा का सारा सामान मैंने एक साथ खरीदा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा महंगा है। विंजिन कहता है, जब तुमने ये सामान खरीदा था तब तुम उनसे मिले नहीं क्या। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है, ये लोग कभी भी फेस टू फेस नहीं मिलते, ये सारे के सारे आइटम मैंने पूरे सोशल मीडिया से खरीदे हैं छान छान के। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है वो तो बहुत ही ज्यादा भोला होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है। और यहाँ पे जो अभी एक बोतल रखी हुई होती है जिसको किसी ने अपने पानी से भरा हुआ होता है, मतलब अपना पानी समझ जाओ तुम। वास्को इस बोतल को उठाता है और एक बच्चे की तरह कहता है, जेस तुमने क्या खरीदा है, क्या ये कोई ताकत की चीज है। और वास्को इस बोतल से एक घूंट मार लेता है और जेस कहता है, अरे नहीं वास्को वो तो। लेकिन जेस को बोलने में देरी हो जाती है और वास्को एक घूंट मार ही लेता है और वास्को अचानक से अपने मुंह से सारा का सारा थूक देता है, बाहर फेंक देता है। विंजिन कहता है, अब इसके छींटे सारी तरफ मत उड़ा। इसके बाद डैनियल कहता है, मैंने डिलीवरी बॉय से भी पूछने की कोशिश करी कि ये सामान किसने भेजा है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। और ऐसे सामानों को बेचने के लिए नकली फोन नंबर भी इस्तेमाल होते हैं, और अगर तुम उन लोगों का चेहरा देख भी लो तो उन लोगों ने हमेशा अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ होता है। और दूसरी तरफ जो वास्को अपने मुंह से वो खारा पानी थूक रहा होता है, जेस उसको कहता है, वास्को भाई मैंने ये काफी ज्यादा महंगे में खरीदा है, इसको बाहर मत थूको, इसको घूट लो। और यार साथ ही साथ में जब ऐसे लोग किसी को ऐसा सामान भेजते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी लोग इनको पकड़ ना पाए। इसके बाद जेस कहता है,
एक चीज है जो हमें उनके बारे में पता है, जितने भी लोगों ने इस तरह के सामान बेचे हैं वो सारे के सारे ईस्ट रिवर की तरफ के हैं। क्या इस बात से तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया? इसके बाद हमारा डैनियल हैरान होकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जेस कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, यानी कि हॉस्टल गैंग। 4 बड़ी गैंग्स में से एक गैंग हॉस्टल गैंग का ही इस सब के पीछे हाथ है। इसके बाद वास्को कहता है, क्या इस सब के पीछे हॉस्टल गैंग है? मुझे यकीन नहीं होता, वो लोगों को ये सब कुछ पिलवाते हैं। जेस कहता है, वास्को भाई तुम्हें ये किसी ने नहीं पिलवाया, तुमने ये खुद पिया है। इसके बाद जेस कहता है, जो हॉस्टल गैंग है वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड है, यानी कि हॉस्टल गैंग में एक बंदे के नीचे 3 बंदे काम करते हैं और 3 के नीचे 10, 10 के नीचे 100, 100 के नीचे 1000 और उन हजारों के नीचे भी बहुत सारे बंदे काम करते हैं। और कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो हजारों के नीचे काम करते हैं जिनको पता भी नहीं कि वो हॉस्टल गैंग में है। मतलब कि जो हॉस्टल गैंग के मेन मेंबर हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि वो लोग हॉस्टल गैंग के हैं, और वो सारे के सारे लोग बाकी लोगों को बिल्कुल किसी प्यादे की तरह यूज कर रहे होते हैं, जैसे चेस में किया जाता है। हॉस्टल गैंग जितने भी जो बेघर लोग होते हैं उनका इस्तेमाल करती है गैर कानूनी काम करने के लिए। और क्योंकि जो बेघर लोग होते हैं उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते, और इसीलिए वो इजीली कोई भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेस कहता है, जितने भी ये लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं वो सारे के सारे ईस्ट रिवर की तरफ के बंदे हैं, और ये सारे के सारे बेघर लोग ईस्ट रिवर के इलाके में फैले पड़े हैं, और इसके बहुत ज्यादा चांस है वो हॉस्टल गैंग के मेन बंदों से भी मिलते होंगे। इसके बाद जैक कहता है, वो कमाल है डिटेक्टिव जेस। इसके बाद जेस कहता है, बस अब बहुत हुआ डिटेक्टिव, अब ये सब बंद करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पे जाऊंगा, जो बेघर लोग हैं मैं उन सब के साथ घुल मिल जाऊंगा। वैसे भी अभी कुछ समय पहले मैं भी घर से भाग गया था और मैं भी ऐसे ही बेघर लोगों के साथ रहा था, और ऐसा डैनियल ने अपनी मोटी वाली बॉडी के साथ करा था, लेकिन जो उस समय हमारी डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी थी वो उस समय हॉस्पिटल में थी। तो अभी जो वास्को होता है वो कहता है, लेकिन मुझे तो लगा था तुम हॉस्पिटल में हो, तुम घर से कब भागे? लेकिन डैनियल अभी वास्को की बात को इग्नोर करता है और अपने मन में वो सारी की सारी चीजें सोच रहा होता है जो हानियुल ने हमारे डैनियल के लिए करी होती हैं। हानियुल ने मोटे वाले डैनियल के लिए काफी सारा कष्ट सहा होता है, और ऊपर से अब जो हानियुल है उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी फेक फोटोज इंटरनेट पे अपलोड हो रही है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। और जो हमारा जैकली होता है वो भी अभी पंचिंग बैग में मुक्के मार रहा होता है और कहता है, इस चीज की वजह से मीरा अब भी रो रही है, मैं भी और इंतजार नहीं कर सकता। जो भी ये कर रहा है, चाहे ये हॉस्टल गैंग है या फिर कोई बेघर लोग, मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। और जैक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेस जैक को कहता है, हे जैक, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? इसके बाद जैक कहता है, मैं उन सब लोगों को पकड़ने जा रहा हूँ जो ऐसे काम करते हैं, यहाँ से बाहर आते हुए दरवाजे को लॉक कर देना। और मैरी कीम अभी अपने मन में सोच रही होती है, जैक को तो ये भी नहीं पता कि उसका सामना कितने सारे बेघर लोगों से होगा, आखिर अब मैं क्या करूँ? और जो हमारा विंजिन होता है अचानक से एक पलटी मार के मैरी कीम के साइड में बैठ जाता है और कहता है, चलो मैरी, हम भी चलते हैं। मैरी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसे अचानक से पलटियां मत मारा करो। वैसे तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? इसके बाद विंजिन कहता है, हम हॉस्टल गैंग से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारी पोस्ट अपलोड हुई है हमें उसके पैसे तो मिले ही नहीं, पैसे तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना उनसे। और विंजिन और मैरी भी यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद जेस कहता है, अरे तुम्हें पता भी है तुम लोगों को कि तुम जा कहाँ रहे हो? आखिर तुम ढूंढोगे किसको, कहाँ जाओगे, कुछ पता भी है तुम्हें? इसके बाद वास्को कहता है, अब कोई फायदा नहीं है जेस, विंजिन अभी किसी की भी नहीं सुनेगा। क्योंकि यार जो विंजिन होता है भले ही बाहर से वो ऐसा दिखा रहा होता है कि उसको मैरी किम की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन अंदर से वो उन बंदों की तोड़ने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा होता है जिन्होंने ऐसा काम करा होता है। लेकिन तभी अचानक से जो हमारा वास्को होता है वो कहता है जेस को, जेस हम भी यहाँ से जा रहे हैं, हम भी अपने घर से भाग रहे हैं। और अभी वास्को और वास्को के साथ के 3-4 मुस्टंडे बिल्कुल तैयार होते हैं बैग वैग लेके यहाँ से चलने के लिए। वास्को के साथ के मुस्टंडे कहते हैं, हो जनरल, क्या ये कोई मिशन है? मुझे इस मिशन से पुराने दिनों की याद आ गई। और जो वास्को और वास्को के साथ के मुस्टंडे होते हैं वो भी बेघर लोगों के साथ घुलने मिलने जा रहे होते हैं, और जेस अपने मन में सोच रहा होता है इन लोगों को देख के कि क्या इन लोगों को कोई बेघर लोग एक्सेप्ट भी करेंगे इन लोगों को देख के। तो खैर अभी सारे के सारे लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन में, और जो जेस होता है उसने जो 4 रूल बताए होते हैं उसकी हमें अभी वॉइस ओवर आ रही होती है। जेस कहता है, पहली बात, जो बेघर लोग होते हैं वो अपने साथ जोड़ने के लिए मेंबर्स को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जो बेघर लोग काम करते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए लोग एक दूसरे की मदद लेते हैं और नए नए लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो बेघर लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं। तुम्हें बस वहाँ पे अपनी पोस्ट डालनी है और लिखना है कि तुम भी बेघर हो और तुम्हें मदद चाहिए, तो तुम्हें कोई ना कोई जरूर मैसेज करेगा। बस जो तुम्हारी लोकेशन है उसको ईस्ट रिवर की तरफ की बताना, तभी तुम्हें हॉस्टल गैंग के बंदे मिल सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये बेघर लोग होते हैं ये लड़कों को अपनी गैंग में इतनी आसानी से शामिल नहीं करते, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए लड़कों को वो इतनी आसानी से अपना मेंबर नहीं बनाते। और इसीलिए अगर तुम्हें उनके ग्रुप में ज्वाइन होना है तो तुम्हें उन्हें पैसों का लालच देना होगा। और तीसरी बात, ये बेघर लोग अपने ग्रुप में उन लोगों को ही ऐड करते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो पैसे कमा सकते हैं। ये लोग पैसों के बहुत ज्यादा लालची होते हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, खाने के लिए खाना नहीं होता, और जब वो देखते हैं किसी बेघर इंसान के पास पैसे हैं जो इन लोगों के ग्रुप में ऐड होना चाहता है, तो ऐसे इंसान को ये लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते।
और जो हमारा डैनियल है वो भी वेबसाइट में लिखता है कि वो भी घर से भाग गया है और उसके पास सिर्फ $500 है। और डैनियल की जो पोस्ट होती है इसको बहुत सारे शिकारी देख लेते हैं जो डैनियल के $500 लूटने के लिए बस आ ही रहे होते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है बैठ के इनका इंतजार कर रहा होता है ईस्ट रिवर की साइड में। तो अभी जो दो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो $500 वाली बात इसने लिखी है क्या ये सच है? और क्या होगा अगर ये कोई अजीब सा बूढ़ा इंसान हुआ तो? क्या इस बंदे ने अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं करी है? ये सच में कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़का होगा। दूसरी लड़की कहती है अगर ये कोई बहुत बड़ा ढक्कन हुआ हम बस इसके पैसे लेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। दूसरी लड़की कहती है अगर वो कोई बूढ़ा इंसान नहीं हुआ तो हम उसके साथ थोड़ी सी एक्टिंग कर लेंगे और उसके बाद उसके पैसे लेके भाग जाएंगे। और दूसरी लड़की कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। और ये दोनों हंसते हंसते अभी डैनियल की तरफ आ रही होती हैं। ये दोनों लड़कियां डैनियल के पीछे से आ रही होती हैं और डैनियल को देख के कहती हैं लगता है वही इंसान है, इसके कपड़े तो काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं, पीछे से इसको देखने में तो एक नंबर का लूजर लग रहा है। इसके बाद जैसे ये दोनों की दोनों लड़कियां डैनियल के पास आती हैं ये कहती हैं क्या तुम ही वो हो जो घर से भाग गए थे? और जैसे ही ये डैनियल की शक्ल देखती हैं ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट होगा। और भाई लोग शायद आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों लड़कियां भी हॉस्टल गैंग के लिए काम करती हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे। इसके बाद जेस की वॉइस ओवर आती है और चौथी बात कोई भी तुम्हें नीची नजरों से ना देखे इस बात का ध्यान रखना। और जेस की इसी बात की वजह से जो हमारा डैनियल होता है यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा बन ठन के आया होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया होता है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अब आगे चल के एपिसोड्स काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।